नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी सदर एसडीएम अश्विनी कुमार की निगरानी में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना जिले के 5 परीक्षा केंद्रों पर हुई आयोजित। झंझारपुर के संग्राम बाजार चौक के मिथिलाहाट कट पर सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 3 घायल। परीक्षा बोर्ड पटना के सचिव मुकेश रंजन ने बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के 2 सरकारी स्कूलों का किया औचक निरीक्षण। कमियां देखने पर एचएम को लगाई फटकार। बिस्फी के पतौना व भैरवा पहुंचा हमारा संकल्प विकसित भारत रथ। भाजपाई कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, दी गई योजनाओं की जानकारी। साहरघाट पुलिस ने लालू नगर के समीप 600 बोतल शराब के साथ एक टेम्पो किया जब्त, तस्कर फरार। खजौली सीएचसी में टीबी ग्रसित एमडीआर की महिला मरीज को जीविकोपार्जन के लिए दी गई सिलाई मशीन। फुलपरास के +2 उच्च विद्यालय बरही में एलसीटी लैब का हुआ शुभारंभ। 20 कंप्यूटर सेट का अनुमंडल पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे मधुबनी। रामपट्टी राजघाट मैदान में जनसंवाद का हुआ आयोजन। जयनगर में रोटी बैंक व महावीर सेवा संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से 2 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का हुआ उद्घाटन। दिव्यांग जनों के बीच वितरित की जाएगी कृत्रिम हाथ पैर, पोलियो के क्लिपर्स, जूते। और मधुबनी के नगर निगम विवाह भवन में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बिहार राज्य कमेटी की हुई बैठक। 23 मार्च 2024 को शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर विशाल आम सभा के आयोजन को लेकर सर्वसम्मति से ली गई निर्णय। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के 5 परीक्षा केंद्रों पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के देखरेख में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें कुल 2876 परीक्षार्थी शामिल हुए। वर्ग 8वीं के छात्र इस छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल हुए, जहां 5 परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न हुई। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा जिले के 5 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। गौरतलब हो कि पूर्व में 6 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन संशोधित पत्र में बताया गया कि अब सिर्फ 5 केंद्रों पर परीक्षा हुई। इन 5 परीक्षा केंद्रों पर 2876 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित थे। जिले में रीजनल सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, पोल स्टार, वॉटसन +2 उच्च विद्यालय, शिव गंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय व सूरी स्कूल परीक्षा केंद्र है। आरपीडी +2 हाई स्कूल जितवारपुर केंद्र पर परीक्षा होनी थी, पर वहां आयोजित नहीं की गई। 7 जनवरी रविवार को कदाचार मुक्त माहौल में कुल 6 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होनी थी, जहां 5 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की गई। 5 जनवरी को राज्य शिक्षा शोध व प्रशिक्षण परिषद पटना के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी व कर्मियों द्वारा इन 5 परीक्षा केंद्रों से संबंधित प्रश्न पुस्तिका व ओएमआर उत्तर पत्रक जिला कोषागार में उपलब्ध करवाया गया, जहां रविवार को इन 5 परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त में परीक्षा संपन्न हुई। कैसा रहा? बहुत अच्छा। किसी चीज की परेशानी नहीं ना हुई? नहीं। छात्रवृत्ति
और कैसा रहा परीक्षा? ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं आप लोगों को? क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋषिराज है। किस चीज का परीक्षा दियो बाबू आज? आज स्कॉलरशिप का हुआ था एग्जाम। कैसा रहा? बहुत अच्छा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर के NH57 अररिया संग्राम चौक के समीप मिथिला हाट कट पर एक व्यक्ति के मौत हो जाने की खबर सामने आई है। गौरतलब है कि एक ही बाइक पर 4 युवक सवार होकर जा रहे थे, जहां पीछे से किसी गाड़ी ने ठोकर मार दी। हालांकि ठोकर मारकर वाहन वहां से फरार हो गया। वहीं इस मौके पर एक व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई, वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के कमलदेव यादव के 22 वर्षीय पुत्र श्याम सुंदर यादव के रूप में की गई है। झंझारपुर के अररिया संग्राम ओपी क्षेत्र में NH57 के संग्राम बाजार चौक के मिथिला हाट कट पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। 4 लोग एक ही बाइक पर सवार थे। सभी मिथिला हाट घूमने के लिए जा रहे थे। मृतक व्यक्ति मधुबनी का बताया जा रहा है। राजनगर से एक ही बाइक पर सवार होकर चारों जा रहे थे। हालांकि ठोकर मारने वाला वहां से फरार हो गया। सूचना पर SHO बलवंत कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गंभीर रूप से एक घायल को अनुमंडल अस्पताल भेजा गया, जबकि 2 अन्य घायल का इलाज LK मेमोरियल में किया जा रहा है। मृत व्यक्ति की पहचान मधुबनी नगर थाना क्षेत्र कमलदेव यादव के 22 वर्षीय पुत्र श्याम सुंदर यादव के रूप में हुई है। घायलों में रमेश यादव का 14 वर्षीय विकास कुमार, राजकुमार का 18 वर्षीय पुत्र जय कुमार शामिल है। दोनों घायलों का इलाज चल रहा है और तीसरा घायल मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के बसुआरा रजना गांव निवासी गुरु प्रसाद साहू का 25 वर्षीय पुत्र राजीव कुमार है। कैसे क्या जरा पता? ये पता चला है कि अररिया संग्राम के पास लोग एक बाइक पर से 4 जन बैठ के जा रहे थे जी। और एक्सीडेंट हुआ है वहाँ, जिसमें कैजुअल्टी है श्याम सुंदर यादव 19 साल का है जी। ये कजियाना सदर मधुबनी का है सर। और दूसरा जो सीरियस गंभीर हालत में था राजीव कुमार 19 साल उसका उम्र है। पिताजी का नाम गुरु प्रसाद शाह है, ये रैका का रहने वाला है जी। इसका सीवियर हेड इंजरी हुआ है, नेजल ब्लीड और ईयर ब्लीड भी हो रहा था। और 2 जन के बारे में पता चला कि वहीं किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में लोग भर्ती है। सर जो यहाँ से रेफर हुआ है सर, कंसस था अनकंसस? अनकंसस। अनकंसस। किस तरह की चोटें आई हुई थी सर उसको? सीवियर हेड इंजरी है। सीवियर। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना के सचिव मुकेश रंजन ने बेनीपट्टी प्रखंड के 2 उच्च विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। गौरतलब है कि इस दौरान उन्हें विद्यालय में कई कमियां देखने को मिली। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में रहका, पंडौल, राजनगर समेत कई प्रखंडों के कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया है। कहीं व्यवस्था बहुत अच्छी देखी गई तो कई जगह व्यवस्था बिल्कुल ही व्यवस्थित नहीं पाई गई। उन्होंने कमियों को देखते हुए HM को फटकार लगाते हुए कई कड़े निर्देश दिए। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना के सचिव मुकेश रंजन ने शनिवार को बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में 2 सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी भूभाग के अरेर अवस्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय सह उत्क्रमित +2 स्कूल एवं धगजरी गांव अवस्थित +2 हाई स्कूल का औचक निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने जिले के पंडौल, रहका, राजनगर समेत कई प्रखंडों के अन्य 9 सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण भी किया। शिक्षा विभाग के सचिव के औचक निरीक्षण में स्कूलों में कई कमियां देखने को मिली, जिसमें सुधार करने के निर्देश उन्होंने स्कूल प्रबंधन को दिए। वहीं कई स्कूलों में उन्होंने स्कूल प्रबंधन को जरूरत पड़ने पर गड़बड़ी देखते हुए कड़ी फटकार भी लगाई, जबकि कई स्कूलों की बेहतर व्यवस्था देखकर उन्होंने HM सहित स्कूल के अन्य शिक्षकों को और अधिक अच्छा करने के लिए मार्गदर्शन दिया व प्रोत्साहित भी किया। इस संबंध में हुई बातचीत में शिक्षा विभाग के सचिव मुकेश रंजन ने बताया कि बेनीपट्टी प्रखंड के धगजरी गांव अवस्थित +2 हाई स्कूल में भवन की काफी कमी पाई गई। साथ ही स्कूल में कंप्यूटर क्लास, ICT की कोई तैयारी नहीं पाई गई। बच्चों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं थी। साफ सफाई की भारी कमी देखी गई।
इन सब कमियों को लेकर एचएम को कड़ी फटकार लगाई गई और आगे से इसमें सुधार करने के निर्देश दिए गए, अन्यथा कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। उन्होंने बताया कि शनिवार को उन्हें मधुबनी जिले के सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण करना था। बेनीपट्टी प्रखंड सहित जिले के विभिन्न प्रखंडों में कुल 11 स्कूलों की जांच की है। जांच में कुछ में कमी व गड़बड़ी तो कुछ विद्यालय दुरुस्त पाया गया है। कमी व गड़बड़ी वाले विद्यालयों के एचएम को व्यवस्था में बदलाव लाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं, नहीं तो कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शिक्षा विभाग के सचिव रंजन ने साप्ताहिक जांच के तहत मधुबनी जिले के सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण करने की बात बताई। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड के पतौना व भैरवा पंचायत में विकसित भारत संकल्प रथ पहुंचा, जहां भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल समेत सैकड़ों भाजपाई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। गौरतलब है कि इस रथ के पहुंचने पर भाजपाई कार्यकर्ताओं के अलावा कई अधिकारी अनुपस्थित दिखे, जिस पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी दिखा। पंचायत के स्थानीय लोगों ने भी इसको लेकर आक्रोश जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का इस वक्त यह काम है कि वह जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाए, लेकिन अधिकारी इसमें रुचि बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करने के उद्देश्य से हमारा संकल्प विकसित भारत रथ बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के पतौना और भैरवा गांव पहुंचा। यहां पंचायत के लोगों ने रथ का स्वागत किया। प्रखंड के सभी विभागीय पदाधिकारियों को उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान करना था, परंतु यहां कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए। इस बात से उपस्थित तीसी नरसाम दक्षिण एवं भैरवा पंचायत के लोगों ने सरकार एवं कर्मचारियों के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। मौके पर उपस्थित भाजपा के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि सरकार एवं उनके कर्मचारियों द्वारा इस तरह इस कार्यक्रम का बहिष्कार जनहित में उचित नहीं है। जनता सब कुछ देख रही है। लोगों को आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, जमीन का दाखिल खारिज समेत कई कामों में प्रशासन का कार्य देखा जा रहा है। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री बीते 9.5 वर्षों से जनहित में जारी योजना और भी आकार लेगी। प्रशासन का रुख यदि सकारात्मक नहीं रहा तो भाजपाई कार्यकर्ता टोली बनाकर प्रखंड पर बैठक कर लोगों का कार्य करवाएंगे। इससे भी अगर नहीं हुआ तो जनता की समस्याओं को लेकर प्रखंड मुख्यालय का घेराव करेंगे। वहीं पतौना गांव सहनी टोल में एक पीसीसी सड़क का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया गया। विधायक ने कहा कि विकास के कामों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित संकल्प यात्रा के दौरान आम जनों की समस्याएं सुनी जा रही है, लेकिन कार्यक्रम के दौरान किसी भी विभाग के सरकारी कर्मी नहीं रहते हैं। यह काफी अफसोस की बात है। हम जो दुख झेलने छी से हमारा देश के जनता नहीं झेले, ते लोगों कई तरह की योजना चल आके याद हुए देश में कौन के है, लेकिन 3000 समूह बनल है। आज उनको बोले चलिए ना हम सब एकदम आवल है। के बाद अखनी मोदी जी दवाई के भी वो सस्ता दुकान खोलकी ना, औसी में खुल गला, रहिका में खुल गला, केवटी में खुल गला, दरभंगा मधुबनी में खुल गला। जे दाम जे दवाई के दाम 100 रुपया है, अहा के वो दवाई 20 रुपया में मिलत। अगर जाए दरभंगा मधुबनी औसी तो वही दवाई के दुकान से ओरिजिनल दवाई के दुकान है। सस्ता के कारण ये नहीं बुझबे जो ठग ठकैती के दुकान है। वही दुकान से जरूर जाकर अपन दवाई ली। जरूर देखने छे नरेंद्र मोदी जी के बोलन नहीं सबके हम आवास देवे, और आवास अहा के यहाँ पंचायत में इंदिरा आवास शुरू हुए 80 ईस्वी से, और 80 से 14 तक 34 साल में किनको घर बनल, लेकिन अहा के भी पंचायत में 500-700 बन गए है और लोग के लिस्ट है। और जिकर नहीं नाम है तिनको नाम लिखो के लेल हम सब यहाँ उनका बोलेने चलिए ना, लेकिन वो नहीं है। जने छे जे बिहार सरकार और दिल्ली सरकार में विभेद के कारण ये सब नहीं भ रहा है। अखनी हम सब घूम रही है अपना सबके यहाँ मिथिलांचल में गरीबी में अगर केकरो कोर्ट कचहरी के गुड़िया बिक जाए है, लेकिन ओकर इलाज नहीं भ पावे। नरेंद्र मोदी जी 5 लाख तक के आयुष्मान कार्ड दलकिन गरीब जनता के जो बना ले तो बड़का हॉस्पिटल में जाकर इलाज करत। अहा के जान के आश्चर्य हुए 7,000 कार्ड 75
बैंक माने रहे संपन्न लोग, गरीब लोग बैंक के तरफ देखे भी नहीं। जनधन खाता खोलवा कर और वही जनधन खाता में साल में 20 रुपया बैंक मैनेजर के जरूर जाके कहियो बैंक में जाकर जो हमारा सुरक्षा बीमा खोदा गेल तो 2 कप चाय के दाम 20 रुपया साल में जाए। अगर कोई खुदा न खास्ते भगवान के कृपा से कोनो घटना दुर्घटना हो गया तो 2 लाख रुपया मिले। वही के बाद एहनो योजना है जो 1 रुपया रोज अगर यहाँ जमा करवे तो छोटो मोटो काम में यहाँ के दुर्घटना पॉलिसी मिलत। यानी जनता जे जन धन छी, जे हमार माँ बहन छी, उनकर कहनाम छन जे बेटा हो या बेटी, जब तक बेटा बेटी नहीं पढ़ते आज हम हक खा जाए, कोई सरकारी कर्मचारी हक खा जाए, कोई यहाँ के अभी तक आजादी के 75 साल के बाद जो सुख सुविधा नहीं पहुंचल ओकर कारण है शिक्षा। बेटा बेटी में विरोध नहीं करी। कहने रहथिन बाबा भीमराव अंबेडकर जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है तो गरजता है, जो पीता है तो गरजता है। तिलक बाल बच्चा के जरूर पढ़ाए। आंगनबाड़ी केंद्र बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने लालू नगर के समीप 600 बोतल शराब लदे टेम्पो को जब्त कर लिया। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया। मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है, आगे की कार्रवाई जारी है। टेम्पो में लादकर ले जाई जा रही शराब की खेप पुलिस ने लालू नगर के पास बरामद किया। ड्राइवर मौके से भाग निकला। बरामद शराब की बोतलों की संख्या 600 बताई गई है। इस मामले से संबंधित शराब और टेम्पो जब्त कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बरामदगी और जब्ती की कार्रवाई साहरघाट के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार और सहायक सब इंस्पेक्टर भरत कुमार यादव ने संयुक्त रूप से की। थानाध्यक्ष ने बताया कि शराब की खेप नेपाल से भारतीय बाजार की ओर ले जाया जा रहा था। उस वक्त पुलिस की टीम वहां गश्ती के दौरान पहुंची थी। जब्त वाहन के रजिस्ट्रेशन के आधार पर उसके मालिक और ड्राइवर का पता लगाया जा रहा है। केस के अनुसंधान में आगे की रिपोर्ट की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इंपीरियल हीरो का वादा, कीमत कम और ऑफर सबसे ज्यादा। मधुबनी जिला का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक हीरो मेन डीलरशिप, जहां पे आपको मिलेगा हीरो के वर्ल्ड क्लास सेल्स व सर्विस का अनुभव। नववर्ष और लगन के अवसर पर मोटरसाइकिल के खरीद पर पाएं एक डिक्की या हेलमेट बिल्कुल मुफ्त। साथ ही 1100 का स्टैंडर्ड एसेसरीज भी बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर्स की खरीद पर पाएं 2699 की एसेसरीज बिल्कुल मुफ्त। न्यूनतम डाउन पेमेंट व कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ लोन की सुविधा उपलब्ध। इंपीरियल हीरो, सबसे कम कीमत की गारंटी। इंपीरियल हीरो में किसी भी कंपनी का पुराना मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर आएं और जीरो कैश भुगतान पर अपनी पसंदीदा हीरो की मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जाएं। तो देर किस बात की। इंपीरियल हीरो, पता याद रखें, पोखरौनी चौक, रहिका मेन रोड, मधुबनी। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजग, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। खजौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीबी विभाग RNCTPC के तत्वाधान में टीबी ग्रसित महिला मरीज को सिलाई मशीन निःशुल्क दिया गया। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने सिलाई मशीन देते हुए कहा कि टीबी विभाग के द्वारा इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह दिया जा रहा है। CHC खजौली में रविवार को टीबी विभाग RNTCP के तत्वाधान में टीबी ग्रसित MDR की महिला मरीज को जीविकोपार्जन के लिए मुफ्त में सिलाई मशीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण के हाथों दिया गया। इस प्रकार के रोगों से ग्रसित महिला रोगियों को IIH NGO को सरकार की ओर से नामित किया गया है, जिनकी ओर से इस बीमारियों से ग्रसित चिन्हित रोगियों को स्वरोजगार के लिए दुकान, लघु व्यवसाय एवं सिलाई मशीन मुहैया कराया जाता है, ताकि वह स्वरोजगार कर आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। सिलाई मशीन मिलने से टीबी ग्रसित महिला मरीज ने खुशी व्यक्त की है। टीबी का सफल उपचार CHC में उपलब्ध है। अगर किसी मरीज में टीबी बीमारी की शिकायत हो तो वे CHC में इसका उपचार करा सकते हैं। सरकार की ओर से टीबी मरीजों को मुफ्त दवा के साथ समुचित सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मौके पर दंत चिकित्सक शाहिद इकबाल, BHM रचना भट्ट, काउंसलर पिंकू कुमारी, STS श्वेता कुमारी, CCH रानी कुमारी, लेखापाल पल्लवी कुमारी समेत कई स्वास्थ्य कर्मी और लाभार्थी मरीज के साथ उनके अभिभावक उपस्थित थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। फुलपरास अनुमंडल के बरही स्थित श्री कृष्ण उच्च विद्यालय +2 में कंप्यूटर लैब का शुभारंभ हुआ। गौरतलब है कि फुलपरास के अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने दीप प्रज्वलित कर 20 कंप्यूटर सेट से सजे इस लैब का उद्घाटन किया। फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय के श्री कृष्ण यादव +2 उच्च विद्यालय बरही फुलपरास में LCT लैब का शुभारंभ शनिवार को किया गया। लैब में 20 कंप्यूटर सेट लगाया गया है। उद्घाटन अनुमंडल अधिकारी अभिषेक ने दीप प्रज्वलित व फीता काटकर किया है। उद्घाटन समारोह के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर कोर्स करने की सलाह दी है। विद्यालय में कार्यकारी एजेंसी डिजिटल इन्फो सॉल्यूशन कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर लैब की स्थापना के साथ साथ प्रशिक्षित शिक्षक एवं अन्य कई तरह की सुविधा दी है। उद्घाटन समारोह में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विष्णुदेव सिंह, विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद मुस्ताक अली, डिजिटल इन्फो सॉल्यूशन एजेंसी के संचालक अमन कुमार, राम बहादुर यादव, अजय, विनोद कामती, राघव कुमार ठाकुर, रंजीत महबूब सहित विद्यालय के सभी शिक्षक व शिक्षिका उपस्थित थे।
कितने लोग स्मार्टफोन यूज करते हो? वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है, ठीक है। ICT लैब जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, उसका मेन पर्पस ये है, एक तो आप लोगों को कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सब के बारे में बताया जाएगा। ये जो आपका शिक्षण जो कार्यक्रम है, इसको और अट्रैक्टिव, आकर्षित बनाने के लिए। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के रामपट्टी स्थित राजघाट मैदान में विशाल जनसंवाद का आयोजन किया गया, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे और उपस्थित जनता को संबोधित किया। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता व स्थानीय लोग मौजूद रहे। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा रामपट्टी राजघाट मैदान में जन संवाद सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां मिथिला पेंटिंग व पाग दुपट्टा से सम्मानित चिराग पासवान को किया। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गणेश महाराण को धन्यवाद देते हुए जनता को कहा कि जनता दल यू व महागठबंधन की सरकार बिहार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विकसित बिहार के निर्माण करने में हम लोगों ने कई साल सपने देखे हैं और अब लोगों का साथ रहा तो बिहार को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों व युवा बिहार को विकसित देखना चाहता है। आज बिहार की युवा दूसरे राज्य में शिक्षा और रोजगार के लिए जाते हैं। आजादी के 75 साल भी हमारे राज्य पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो विकास के बारे में उस जगह के लोग बोलते हैं। मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, बुलेट ट्रेन जैसे बड़े बड़े थिएटर लगाने की बात करते हैं, और हम विकास की बात करें तो कैसे हमारे आंगन में एक चापाकल और गांव में ट्रांसफार्मर लग जाए, यही विकास की सोच बनकर रह जाती है। कहा कि जनता दल यू व महागठबंधन की सरकार पिछले 2 दशक से बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक बिहार का विकास नहीं हो पाया। मौके पर लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अभय कुमार सिंह, आईटी सेल उपाध्यक्ष गणेश महारान, लोजपा के जिला संयोजक आदित्य नंदन झा उर्फ अनुपम राजा, अरविंद पूर्वे, राजीव ठाकुर समेत कई कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उम्मीद करता हूं ये साल हम सब के लिए एक बेहतर साल साबित हो। उम्मीद करता हूं कि इस साल में हम लोग जो बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के संकल्प के साथ निकले हैं, उस संकल्प को हम लोग पूरा कर सके, ये शुभकामनाएं आप सभी को मैं देता हूं। आज मिलन समारोह और जन संवाद के कार्यक्रम आप सब इस ठंड के बावजूद इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे साथी गणेश जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया। इन्होंने लंबे समय तक हमारे संपर्क में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों को और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना समर्थन देते हुए पार्टी के साथ जुड़ने का इन्होंने फैसला लिया। एक जनप्रतिनिधि के रूप में वैसे भी अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर निरंतरता में हमारे संपर्क में रहे। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पार्टी में जुड़ने के बाद गणेश जी के आने से यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को और बल मिलेगा और मजबूती मिलेगी और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के संकल्प को हम लोग पूरा कर पाएंगे। एक बार 2 तारीख से गणेश जी का स्वागत है। साथियों, आज अब एक नए साल की शुरुआत हो रही है। हम लोगों को इस नए साल की शुरुआत में बीते हुए कई सालों को याद रखने की जरूरत है। एक लंबा समय हम लोगों ने बर्बाद किया है विकसित बिहार के निर्माण का सपना देखते हुए। न जाने कितने दशक बीत गए। यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं,
मेरी युवा पीढ़ी भी यहाँ पर मौजूद है। पर मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब हमारे बुजुर्ग उस वक्त के युवा थे, जब उन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ एक विकसित बिहार का सपना देखा था। उन्होंने सपना देखा था कि जो संघर्ष उन लोगों ने किया, कम से कम उनकी आने वाली पीढ़ी वो संघर्ष को ना देख पाए। पर उसके बावजूद भी आज भी बिहार की परिस्थिति जस की तस है। मेरे पिता जब युवा थे उस वक्त उन्होंने जो विकसित बिहार का सपना देखा था, आज भी वो सपना अधूरा है। आज भी बिहार के युवा दूसरे प्रदेश में जाने के लिए मजबूर हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आज भी हमारे प्रदेश में मूलभूत जरूरतों का अभाव है। आज भी हमारे के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली, मुंबई जैसे जमजमाते शहर बने और कहीं हमारा प्रदेश जो कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। आज भी हमारे प्रदेश में मूलभूत जरूरतों का अभाव है। चले जाइए दूसरे राज्यों में, चाची जाइएगा दूसरे राज्यों में, वो लोग जब विकास की बात करता है ना तो वहाँ पर वो लोग बात करता है शॉपिंग मॉल की, वो लोग बात करता है मल्टीप्लेक्स की, बड़े बड़े थिएटर बनाने की, वो लोग बात करता है बुलेट ट्रेन की। और हम लोग जब विकास की बात करते हैं तो हम लोग की सोच सीमित होकर रह जाती है कि कैसे हमारे आंगन में एक चापाकल कर जाए, कैसे हमारे गांव में ट्रांसफार्मर आ जाए, कैसे हमारे गांव के आगे एक नली बन जाए। ये विकास की सोच बनकर रह गई। कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदारी तय करने का समय। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव, फिर लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। विधानसभा के चुनाव के वक्त भी कई राजनीतिक दल आएंगे, पर ऐसे राजनीतिक दल जिनको बिहार की सरकार में मौका मिला, उन लोगों से सवाल जरूर कीजिए। पूछेगा मौजूदा सरकार के गठबंधन के जितने साथी हैं आज तक, और ये मैं युवा साथियों से मैं चाहूंगा कि इस बात को समझे, बिहार देश जब से आजाद हुआ तब से लेकर आज तक बिहार में इन्हीं लोगों की सरकार रही है जो आज महागठबंधन बनाकर बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। लंबे समय तक आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही, इनके मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगभग पिछले 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री। तो आजादी के 75 सालों में इन्हीं लोगों का शासन रहा जो आज फिर आप लोगों के बीच आएंगे और आप लोगों का मत मांगेंगे और बिहार में विकास करने की बात करेंगे। उस वक्त पूछेगा इन लोगों से कि 75 सालों में इन्होंने बिहार के लिए क्या किया, बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए इन्होंने क्या किया, बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आके खड़ा हो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि बिहार से पलायन रुके। आज भी बिहार के युवा दूसरे प्रदेश जाते हैं शिक्षा रोजगार के लिए और दुख इस बात का होता है कि वहां पर उन्हें अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियां चलाई जाती है, बिहारी बोलकर उन्हें गाली दी जाती है। अगर ये बिहारी शब्द गाली बना तो किसने इस बिहारी शब्द को गाली बनाया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से। दूसरे प्रदेशों में बिहारी पिटते रहे, अपमानित होते रहे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, पर मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में जाकर पीड़ितों से क्या मिलेंगे जब वो अपने ही प्रदेश में किसी पीड़ित परिवार से मिलना जरूरी नहीं समझते। बिहार में बड़ी से बड़ी घटना घट जाए मुख्यमंत्री नहीं जाता,
बड़ी से बड़ी हत्या हो जाए मुख्यमंत्री नहीं जाता। बिहार के जवान शहीद हो जाए उनके परिवारों से मिलने नहीं जाते। शराब जहरीली शराब पीने से हत्याएं हो जाए उन पीड़ित परिवारों से मिलने मुख्यमंत्री नहीं जाते। तो जब मुख्यमंत्री हमारे सुख हमारे साथ खड़े ही नहीं होते, जब उन्हें हमारे सुख अच्छे बुरे भले से फर्क ही नहीं पड़ता, तो उनके होने या ना होने से हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको जरूरत है मुख्यमंत्री जी को ये बताने की कि इन्होंने दो बार जनादेश का अपमान करने का काम किया। 15 में जनादेश का महागठबंधन के लिए सरकार चलाई एनडीए के साथ, 2020 में जनादेश का एनडीए के लिए सरकार चलाई इन्होंने महागठबंधन के साथ। तो जो मुख्यमंत्री जनादेश का अपमान करते हो, जो मुख्यमंत्री बिहारियों का अपमान करते हो, जो मुख्यमंत्री दुख जिनके हत्याएं हुई हो, जो पीड़ित हो, उनके साथ रहना जरूरी ना समझते हो, तो ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद पर रहना चाहिए क्या? मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल के मारवाड़ी विवाह भवन के प्रांगण में महावीर सेवा संस्थान व जयनगर रोटी बैंक के तत्वाधान में संयुक्त रूप से 2 दिवसीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन स्थानीय विधायक, एसडीओ, एसडीपीओ समेत अन्य आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। गौरतलब है कि इस 2 दिवसीय शिविर में दिव्यांग जनों के बीच निःशुल्क कृत्रिम अंगों का वितरण किया जाएगा। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के मारवाड़ी विवाह भवन में रविवार को रोटी बैंक व महावीर सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का उद्घाटन स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद, एसडीओ वीरेंद्र कुमार, एसडीपीओ विप्लव कुमार, डॉक्टर शैलेंद्र विश्वकर्मा, डॉक्टर मनोहर जायसवाल एवं डॉक्टर साहू ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। संस्था के साथी लक्की राउत की अध्यक्षता व दीपक खड़गा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि मानव जीवन की कड़ी में मानव जाति का सेवा करना होनी चाहिए। सभी धर्म ग्रंथों में यही लिखा हुआ है कि मानव जाति की मदद करे, समाज का सेवा बिना किसी भेदभाव, बिना जात पात के करे। मनुष्य के जीवन में अधूरे रहे चीजों की पूर्ति करने के लिए संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम को सराहनीय कार्य बताया। कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण से दिव्यांगजनों को कार्य करने में आसानी होगी, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, वो भी आम लोगों की तरह जीवन यापन कर सकेंगे। रोटी बैंक के द्वारा रात्रि में जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने, रक्तदान के अलावा सामाजिक कार्यों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाता है। आयोजित कार्यक्रम में संस्था के द्वारा दिव्यांगजनों को कृत्रिम हाथ, पैर, बहिरा यंत्र एवं पोलियो के क्लिपर्स जूते के साथ बैसाखी वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में अरुण जैन, दिनेश जागीर, चंद्रवीर सिंह, सुरेंद्र महतो ने बताया कि संस्था का मकसद दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है। हम लोग आपको ऐसा लगा जानते हैं, हमारे 3 सदस्य राजस्थान गए थे, वहां से ये कैंप लेके आए। तो सोचिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, 3 दिन पहले से कर रहे हैं, 3 दिन बाद तक करेंगे। इसलिए धैर्य मत खोइए, डॉक्टर के पास आए हैं और सारा व्यवस्था होगा। बस निवेदन, अपना अपना जगह स्थान हमारे सदस्यों से मिलकर ग्रहण कर लीजिए। एक एक करके बुलाया जाएगा। और कान वाले जो हैं, जिनको मैं व्यवस्था देता हूँ, कान वाले जो मरीज हैं, उनका किसी भी हाल में कार्यक्रम 4 से 5 के बीच में होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। यदि हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन हम लास्ट टाइम आपको 4 से 5 देंगे। उस 1 घंटा में कान वाले मरीजों को हम लोग कोशिश करेंगे कि फर्स्ट निकलवा दें। लेकिन आप लोग पूछेंगे लेट क्यों हो रहा था, देखिए ऐसा क्या एक जगह सीतामढ़ी में भी लगा था, वहां भी मरीजों की संख्या इतनी है। ये मौसम कुहासा हो गया, सुबह में मौसम खराब हो गई, जो सुबह 7 बजे निकलती है 10 बजे निकल रहा है, थोड़ा सा लेट हो गया। 2018 से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जयनगर के अंदर सामाजिक गतिविधियां हमेशा इस प्रकार से करती है जो यहाँ के लोगों को कहीं न कहीं वो दिल जीतने का काम करती है। एक तो सबसे बड़ा काम जो लगातार आज तक गरीबों को
ऐसे निर्धन निर्बल लोगों को जो रोटी देकर प्रत्येक दिन इनका लगातार चल रहा है बिना किसी ब्रेक लिए हुए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक काम हो रहा है। और उसके साथ साथ अब इन लोगों ने सामाजिक क्षेत्र में भी जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप काम करना प्रारंभ किया है और उसी कड़ी के तहत आज एक ऐसा अद्भुत काम इन्होंने किया है जो बिल्कुल सामाजिक सेवा का कार्य है। और ऐसे कार्य में हम सबको बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। हमारे माननीय विधायक जी ये भी बताएं, काफी विस्तार से बताएं कि रोटी बैंक 18 से लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो पुनः एक बार मैं भी दोहराते हुए उनके सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और अभिवादन करता हूं कि वे इतने महत्वपूर्ण काम, सामाजिक सरोकार के काम को लगातार बढ़ाए हुए हैं और उसमें नई नई कड़ियों को ऐड करते जा रहे हैं। पहले रोटी कोरोना के मंच पे सामने से दृश्यमान हमारे जितने भी परिचित लोग हैं और जयनगर मंडल से आए हुए जितने भी, पहला अवसर है कि आज जो है कृत्रिम प्रत्यारोपण कार्यक्रम का उद्घाटन बहुत ही अच्छे दृष्टिकोण से किया जा रहा है। इस बहुत ही पुनीत कार्य के लिए मैं रोटी बैंक की समस्त टीम को साधुवाद देता हूं कि बहुत अच्छा आयोजन करके सामाजिक कार्यों में इन्होंने अभिरुचि दिखाई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2018 से ही इस टीम का जो है कोरोना के बाद जो है काफी एक्टिव रहा और इन्होंने न सिर्फ जो है वंचित अभावग्रस्त गरीब लोगों के लिए रोटी मुहैया कराया है, अपितु सामाजिक कार्यों में भी इन्होंने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये एक बहुत ही पुनीत कार्य है और इस पुनीत कार्य के लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इसलिए मैं रोटी बैंक के समस्त टीम, जितने भी चिकित्सक गण हैं, इनके सदस्य गण हैं या फिर जो भी आज अंशदाता जिनको हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है, उनको कोटि कोटि में धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि मंच के अन्य वक्ताओं ने अपने सागरविद शब्दों में सारी चीजों को बता दिया है कि मनुष्य का जीवन जो होता है वो सामाजिक कार्यों से जुड़ा होना चाहिए। इस धरती पर आदमी अगर जीवन लिया है तो अपना कार्य तो जो उसको भूमिका मिला है वो करता ही है, लेकिन समाज के प्रति उसकी जो है क्या योगदान है, उस योगदान में बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के विवाह भवन में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बिहार राज्य कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 23 मार्च 2024 को शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बिहार राज्य कमेटी की बैठक नगर निगम विवाह भवन मधुबनी में कॉमरेड प्रेम कुमार झा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में अवधेश कुमार के साथ राज्य कमेटी के सदस्य अनिल कुमार सिंह, हबीब अंसारी समेत कई लोग मौजूद रहे। पार्टी के राज्य महासचिव अमेरिका महतो ने सभी बिंदुओं को विस्तार पूर्वक विचार हेतु रखा एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 23 मार्च 2024 को शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर विशाल आम सभा का आयोजन मधुबनी के टाउन क्लब मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड जी देवराजन संबोधित करेंगे। साथ ही बिहार राज्य कमेटी के एक दिवसीय 23 मार्च 2024 को मधुबनी में राज्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बिहार राज्य में ऑल इंडिया अग्रगामी महिला समिति के सम्मेलन मधुबनी में 4 फरवरी 2024 को होगी, जिसमें ऑल इंडिया अग्रगामी महिला समिति के राष्ट्रीय महासचिव पूर्णिमा विश्वास भाग लेंगे। बैठक में इंडिया गठबंधन के साथ पार्टी के बैठक में भागीदारी के लिए राष्ट्रीय महासचिव को अधिकृत किया गया। साथ ही बिहार की राजनीति में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का वजूद है, जिसे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किसी की दहलीज भागीदारी न देने की हालत में मधुबनी, झंझारपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे सघन कार्य वाले क्षेत्र से उम्मीदवारी देंगे। अमेरिका महतो ने यह जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। बैठक में दर्जनों लोगों ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। और आइए अंत में हम आपको दिखाते हैं द न्यूज की यह खास पेशकश, परीक्षा पर चर्चा का 3रा एपिसोड, जहां हमारे साथ मौजूद है कॉमर्स फैकल्टी PC झा। आइए हम आपको दिखाते हैं यह सीधा साक्षात्कार। आगामी 1 फरवरी से बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं होने वाली है, जो 12 फरवरी तक चलेगी। डेन न्यूज की खास एपिसोड परीक्षा पे चर्चा, जिसका 4था एपिसोड आज होने वाला है, जिसमें हमारे साथ मधुबनी जिले के जाने माने कॉमर्स के शिक्षक, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स के निदेशक PC झा सर है। हमारी सर से बात होगी और खास करके 12वीं की जो परीक्षाएं होने वाली है और इस कॉमर्स में अकाउंट्स को लेकर के हमारी बातचीत होने वाली है। अकाउंट्स में विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे देखे, जो एग्जामोफोबिया होता है, जो एग्जाम का प्रेशर होता है, जो भी वाणिज्य संकाय के छात्र होते हैं उनसे कैसे बचे, इन तमाम बिंदुओं पे हमारी बात होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा, आप देख रहे हैं डेन न्यूज, खबरें आप तक। सर, डेन न्यूज की खास पेशकश परीक्षा पे चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत। आपको भी स्वागत है। डेन न्यूज के सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत है। साथ ही जो परीक्षक, परीक्षार्थी और अभिभावक जो है, जो आगामी परीक्षा 12वीं का होने वाला है,
उसमें परीक्षा से जुड़े सभी पक्षकारों का हार्दिक शुभ मंगल, मैं अशेष शुभकामनाएं हैं छात्र को विशेषकर कि वह बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करके परीक्षा में शामिल होंगे। सर, लगभग 1 महीने बचे हुए हैं। जो भी कॉमर्स के छात्र हैं और जो भी अपीयर होना चाहते हैं बिहार बोर्ड को लेकर के, परीक्षाएं तो 1 फरवरी से प्रारंभ होने वाली है जो लगभग 12 फरवरी तक चलेगी। इसमें सर इसका सिलेबस क्या है, कॉमर्स का क्या पैटर्न रहा है, और बिहार बोर्ड के जो भी एग्जामिनर हैं, जो भी परीक्षक हैं, वो लोग जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो उनकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, इसे सर आज हमारी बातचीत के दौरान सर हम लोग डिकोड करेंगे। तो इसमें सर सबसे पहले सर हम चाहेंगे सर कि ऑब्जेक्टिव से आप सर बताना शुरू करें, और पूर्व का जो अनुभव है सर बिहार बोर्ड का वो सर आप हमारे साथ साझा करें। देखिए, जहां तक आप कॉमर्स की बात किए हैं तो कॉमर्स में विभिन्न विषय है, जिसमें कॉमर्स सब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से अकाउंटेंसी 100 मार्क्स का है, बिजनेस स्टडीज 100 मार्क्स का है, इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता और उसके विकल्प के रूप में अर्थशास्त्र आता है, वह भी 100 नंबर का है। जहां तक अकाउंटेंसी की बात है उसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहले एक ऑब्जेक्टिव का पोर्शन अलग होता है और दूसरा नॉन ऑब्जेक्टिव का पोर्शन अलग होता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है वह पार्ट ए के अंतर्गत आता है। छात्र को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मिलता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। उनके पास 100 ऑब्जेक्टिव उपलब्ध होते हैं। उसी 100 में से मात्र 50 गो ऑब्जेक्टिव जो उन्हें आता है उसे वह अच्छे ढंग से फिलअप करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है 4 गो, उसमें उन्हें गोला भरना रहता है, फिलअप करना रहता है। आराम से इत्मीनान पूर्वक वह 100 ऑब्जेक्टिव में से जो कन्फर्म है वह 50 ऑब्जेक्टिव को देंगे। इसके बाद नॉन ऑब्जेक्टिव ग्रुप आता है। नॉन ऑब्जेक्टिव ग्रुप भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टाइप, जिसमें कि 30 नंबर का होता है, 15 गो क्वेश्चन होता है। उनको डबल क्वेश्चन उपलब्ध रहता है, मतलब शॉर्ट टाइप में उनको 30 ठो क्वेश्चन बिहार बोर्ड देगा। उस 30 गो में से उनको कोई 15 गो जो उन्हें आता है वे चॉइस करके वह लिखेंगे। 15 दूनी 30 नंबर हो गया। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, 30 नंबर का शॉर्ट टाइप 80 हो गया। अब लॉन्ग टाइप का ग्रुप है। एक क्वेश्चन का नंबर होता है 5 नंबर का होता है, जिसमें उनके पास 8 गो लॉन्ग टाइप उपलब्ध होगा। 8 गो लॉन्ग टाइप में उन्हें 4 गो चुन करके बनाना है और 4 पंचे 20 नंबर ये हो गया। तो इस तरीके से 100 नंबर का इनका पाठ्यक्रम है। कोई हड़बड़ी नहीं है। भारत के जितने भी बोर्ड हैं अभी उस बोर्ड में यह सबसे हल्का पैटर्न है। उनको जो पढ़े हुए हैं उनके आधार पर वह उत्तर देंगे। सर एक चीज है, सीबीएसई का जो सिलेबस है और बिहार बोर्ड का, ये भी तो कमोबेश मिलता जुलता है ना? हाँ, अंकवर्धक पाठ्यक्रम जो सरकार बनाने की जो उनकी नीति है उसके हिसाब से दोनों का पाठ्यक्रम लगभग अब मिल रहा है। लेकिन बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव की मात्रा बहुतायात होता है, जो बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है। सर जो पिछला ट्रेंड रहा है, मेरी जानकारी जहां तक है, नेपाल वगैरह के भी बच्चे मधुबनी में कुछ कॉलेज में आकर के उनका दाखिला होता है। चूंकि पहले मार्क्स इसमें नहीं मिलता था, मार्क्स की बढ़ोतरी हुई है। मतलब जो सीबीएसई में पहले बच्चे 80%, 85%, 90%, 92% लाते थे, अब बिहार बोर्ड के भी माध्यम से ये संभव हो रहा है। क्या ये सही है? बिहार सरकार बिहार के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर, एक राष्ट्रीय फलक पर समानता के साथ खड़ा होने का एक अवसर प्रदान करने के लिए परीक्षा की इस तरीके का नीति उनके द्वारा संपादित किया है। और वर्तमान समयानुसार अभी जितना भी परीक्षा हो रहा है, चाहे वह यूपीएससी का परीक्षा हो या बीपीएससी का हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ही उसमें भरमार होता है। उस आधार पर परीक्षा का पाठ्यक्रम सरकार के अनुसार जो बनाया गया है वह सही है।
पहले दरमियान के साक्षात्कार में सर ने बताया कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इसमें आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें से मुश्किल से 50% का जवाब देना रहता है, यानी कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। लेकिन सर पहली मेरी बात ऑब्जेक्टिव पे होगी, और ऑब्जेक्टिव में जब हम लोग गोला भरते हैं, आम भाषा में कहे तो जो भी हमारे पास बॉल पेन 0.5 का शायद बिहार बोर्ड अलाउ करती है, उसमें सर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उसमें सबसे बड़ा सावधानी होना चाहिए कलर को लेकर के, ब्लू या ब्लैक 2 कलर होना चाहिए, दोनों में से कोई एक कलर होना चाहिए उनके पास, और गोला के अंदर में ही, वह सर्किल के अंदर में ही उसे भरना चाहिए, सर्किल के बाहर नहीं जाना चाहिए। और ध्यान यह रखना चाहिए कि परीक्षा का जो दबाव होता है, तो छात्र जो है सो हड़बड़ी में वह अपने हिसाब से बना रहे हैं प्रश्न संख्या 2, लेकिन वह उनको भरा रहा है प्रश्न संख्या 3, 4। इस तरीके से उसमें क्या होता है, तो उनका सीक्वेंस बिगड़ने का चांस होता है। इसीलिए वह ढंग से बारीकी से देख करके भरें, और गोला जो है सो पूर्णतया भरें, उसमें थोड़ा सा भी गैप नहीं होना चाहिए। नहीं तो इसका जो चेकिंग होता है वह कंप्यूटर के थ्रू होता है, और कंप्यूटर में जब वह लोड नहीं लेगा तो हम देखे हैं जो बहुत सारे तेजस्वी छात्र को गोला भरने में अगर दिक्कत हो जाता है तो उनका परिणाम जो है सो प्रतिकूल हो जाता है, उनके अनुकूल नहीं होता है। अतः छात्रों को कहेंगे बहुत ही बारीकी से, गंभीरता पूर्वक और ढंग से उस सर्किल को भरें। उसके लिए OMR शीट मार्केट से बना लें या निकलवा लें, और घर पर कुछ अभ्यास कर लें। अभ्यास पहले से रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब हम ऑब्जेक्टिव पे आएंगे सर। पहले तो सर कॉमर्स में कितने कुल, कॉमर्स के अकाउंट सेक्शन में कितने चैप्टर हैं, और उस चैप्टर्स में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने चैप्टर महत्वपूर्ण हैं? देखिए, कमोबेश 17 गो चैप्टर टोटल डॉक्टर SK सिंह के द्वारा जो बनाया गया किताब है, जो अभी मधुबनी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे NCERT के किताब से भी बनाते हैं। तो 17 गो टॉपिक बनाया गया है, जिसमें कि उनको अलग अलग यूनिट में बंटवारा किया गया है, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक सब है, जो ज़्यादा अंक का है। अब तो कम समय है, कम समय में उनको ज़्यादा जो है सो नंबर उठाना है। तो एक पार्टनरशिप चैप्टर है, उसमें 2 टॉपिक है। एगो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, साझेदारी फॉर्मों का पुनर्गठन चैप्टर है। उसके टॉपिक के अंतर्गत उनको 20 नंबर का आता है। साझेदारी फॉर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये 25 नंबर का आता है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये दोनों मिलाकर 45 नंबर का हो गया। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें 10 नंबर का होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी लगभग पाठ्यक्रम में दिया गया है 20 नंबर का उसको। अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन अनुपात, ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस सब से छात्रों को, और अंशों का निर्गमन, जब्तीकरण पुनः निर्गमन आता है, इशू ऑफ शेयर, इसमें फोरफिटेड ऑफ शेयर, रीइशू ऑफ शेयर आता है। इसके बाद से ऋण पत्र चैप्टर है, ऋण पत्रों का निर्गमन। ये सब कुछ प्रमुख चैप्टर है। वैसे शॉर्ट टाइप के लिए और भी इम्पोर्टेंट कुछ चैप्टर सब है, जैसे गुडविल चैप्टर है। अभी उनके पास समय कम है, ठीक, समय कम है, इसीलिए वह चाहेंगे जो कम समय में हम बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करें। तो कॉमर्स में ऐसा देखा गया है, जो विगत वर्षों के जो क्वेश्चन बैंक है, उनका अगर वह अभ्यास ठीक से कर लेते हैं तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है उसके लिए साझेदारी फॉर्म का विघटन, रोकड़ प्रवाह विवरण, अंशों का निर्गमन, कंपनी चैप्टर पढ़ लेंगे और NPO चैप्टर को देख लेंगे।
अलग से एक ऑब्जेक्टिव की किताब आती है, उसमें बिहार बोर्ड के पूछे हुए जितने सारे क्वेश्चन हैं उनको वह ढंग से देख लेंगे तो कम समय में निकल जाएगा। और उससे भी कम समय में चाहते हैं जो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से करें। दूर दराज के छात्र हैं जिन्हें ट्यूशन की असुविधा है, हो सकता है कि महाविद्यालय में अच्छे ढंग से क्लास नहीं हो, तो राजीव मॉडल पेपर का 4 गो सेट आता है अलग से, वह अगर वह अभ्यास कर लें, एक सेट की तैयारी करने में उन्हें 1 से 2 दिन लगेगा, 4 सेट की तैयारी करने में 7-8 दिन लगेगा, और 7-8 दिन में इतने ढंग से वह सेट अगर तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। राजीव मॉडल टेस्ट पेपर, राजीव मॉडल पेपर आता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए सर आपने बताया? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है इसमें, ठीक। सेट है ये। अच्छा, सेट है। अच्छा, सब्जेक्टिव में सर कोई ऐसा कोई खास टॉपिक जिस पे फोकस करना चाहिए? सब्जेक्टिव में भी यही टॉपिक है, जैसे कि उनको सवाल के दृष्टिकोण से कैश फ्लो स्टेटमेंट, साझेदारी फॉर्म का विघटन और अकाउंटिंग रेशियो, अंशों का निर्गमन, जब्तीकरण, पुनः निर्गमन, ये टॉपिक, और ऋण पत्रों का निर्गमन और शोधन, और गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन, एनपीओ चैप्टर है, उसका सवाल बनाना चाहिए। और साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन में जब जाएंगे विभिन्न टॉपिक में, जैसे साझेदारों का प्रवेश है, जैसे साझेदारों का अवकाश है, साझेदारों की मृत्यु है, इसमें पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदार के पूंजी खाता, इस पर ध्यान देना चाहिए। और एक चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, इसमें लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो सवाल है उस पर ध्यान देना चाहिए। जहां तक एनपीओ वाली बात है, एनपीओ चैप्टर में 2-3 टॉपिक पर बढ़िया से ध्यान देना चाहिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे, प्राप्ति और भुगतान खाते से आय व्यय खाते कैसे बनाएंगे, उस पर ध्यान देंगे। और एक फंड अकाउंटिंग का सवाल है, शॉर्ट टाइप में बहुत ही इजी सवाल सब रहता है। सब्सक्रिप्शन का कैसे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, उसका सवाल रहता है। मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका सवाल रहता है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। विगत वर्षों से हम देख रहे हैं जो लॉन्ग टाइप की जहां तक बात है तो उन्हें कंपनी चैप्टर, अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर, कैश फ्लो चैप्टर और साझेदारी फॉर्म का विघटन डिसोल्यूशन चैप्टर, इस पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पे हमने सर बातें की, सब्जेक्टिव पे हमने बातें की और लॉन्ग पे भी हमने बातें कर ली। सर इन सभी के अलावा वैसी कौन कौन सी बिंदु है जिसपे जो भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, क्योंकि बहुत के मन में एक डर होता है, एक भय होता है, खास करके कुछ एग्जाम प्रेशर वगैरह होता है, तो इससे सर कैसे बचना चाहिए और कुछ कुछ बिंदु पे सर ध्यान देना चाहिए जो बच्चे जाने के बाद उन्हें पता चलता है ये तो गलती हो गई, अब तो इसका कोई ये नहीं है, अगर मुझे पहले पता रहता तो हम इससे शायद बच सकते थे, उस पर सर कुछ। सबसे पहले छात्रों को कहेंगे जो शांत मन से, गंभीर मन से, बिना किसी डर का, पूर्ण अभी समय है, तैयारी करें। और हमको लगता है जो जहां तक कॉमर्स के छात्र होंगे अभी भी अगर वह जितोर परिश्रम करें तो अच्छा परिणाम ला सकते हैं। समय बहुत ही कम है, तो कम समय में वह प्रैक्टिकल नहीं सीख सकते हैं ज़्यादा, लेकिन प्रैक्टिकल का ऑप्शन थ्योरी है। अकाउंट्स में भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर थ्योरी से ही प्रश्न आते हैं, प्रैक्टिकल रहता है लेकिन प्रैक्टिकल कम रहता है। अब मान लीजिए लॉन्ग टाइप में 8 गो क्वेश्चन है तो उसमें बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल के रहते हैं। तो अगर प्रैक्टिकल उनसे नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, उनको छोड़ दें, थ्योरी का क्वेश्चन लिखें। बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि परीक्षा में लगातार पूछते आए हैं। अगर वह विगत 3-4 वर्षों का क्वेश्चन बैंक देख लेंगे तो उन्हें उनका अंदाजा आ जाएगा जो कैसे पूछते हैं, ठीक, प्रश्न कैसे रहता है थ्योरी का। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी बता देते हैं छात्रों के लिए।
रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, इनके महत्व उपयोगिताओं को लिखें। रोकड़ प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे तैयार किया जाता है, साझेदारी फॉर्म के विघटन के क्या तरीके हैं, ढंग अथवा विधियां क्या है, इनके बारे में लिखें। इसके बाद से कंपनी क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। जब्तीकरण से आप क्या समझते हैं, जब्तीकरण और पुनः निर्गमन के संबंध में लेखांकन की प्रविष्टि दें। वित्तीय विवरण विश्लेषण के महत्व और सीमाओं को बताएं। प्राप्ति और भुगतान खाता और आयव्यय खाता में क्या अंतर है, अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में क्या अंतर है, साझेदारी फॉर्म के विघटन और साझेदारी फॉर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में क्या अंतर है, ये शॉर्ट टाइप में ज़्यादा पूछता है। पुनर्मूल्यांकन खाता वसूली खाता में क्या अंतर है, ये शॉर्ट टाइप में ज़्यादा पूछता है। त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या अंतर है, यह शॉर्ट टाइप में ज़्यादातर पूछता है। और अंतर वाले क्वेश्चन को तो देख ही लें। एक अंतर बराबर हमारे हिसाब से, नीतीश जी आप भी छात्र हैं, हमारे हिसाब से एक अंतर बराबर 5 प्रश्न का आंसर हो जाता है। कहिएगा कैसे? अगर वह याद करके ले गए प्राप्ति और भुगतान खाता और आयव्यय खाता में अंतर, परीक्षा में पूछ दिया प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है, बाएं साइड का जो याद किए हैं लिख दीजिए। पूछ दिया परीक्षा में आयव्यय खाता क्या है, दाएं साइड वाला लिख दीजिए। पूछ दिया प्राप्ति और भुगतान खाते की विशेषताओं को लिखे, बाएं साइड वाला जो अंतर लिख दिए उसको आप सीरियल बाई सजा करके लिख दीजिए। आयव्यय खाते की विशेषताएं लिखे, दाएं साइड वाला लिख दीजिए। इस तरीके से 4 तो ये हो गया, एक खुद में क्वेश्चन है, एक अंतर बराबर 5 क्वेश्चन का वह जवाब हो गया। तो छात्रों को थोड़ा ट्रिकी ढंग से पढ़ना चाहिए, कम समय में बेहतर परिणाम आएगा, यह आशा है। और सबसे बड़ी होती है उत्साह, छात्र अपना उत्साह नहीं उनको खोना चाहिए। सर इस पे आएंगे। इससे पहले सर मेरा एक प्रश्न है, बहुत बार ये देखा गया है कि कुछ बच्चे कुछ टर्म इंग्लिश में लिखना चाहते हैं और वो रहते हैं हिंदी मीडियम के, तो अगर वो उनके पास ये मतलब ये होता है कि अब ये कैसे पता चलेगा, बिहार बोर्ड उनके सामने में साक्षात है नहीं, तो उनके लिए क्या आपका जवाब रहेगा, क्या ये संभव है? और दूसरी बात, जब सर हम कॉपी में आंसर राइटिंग करते हैं उस समय सर कोई विशेष बातें या कोई विशेष ट्रिक जो हमें मतलब हमेशा ऑबे करना चाहिए, या कोई सब्जेक्ट के बच्चे हो, वो अकाउंट्स के हो या साइंस के हो या किसी भी। देखिए, सबसे पहले बिहार बोर्ड ऐसी सुविधा दी रखी है कि प्रश्न जो है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों अवेलेबल रहता है। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो अकाउंट्स के छात्रों को हिंदी कठिन हो जाता है, उनके लिए इंग्लिश आसान हो जाता है। हिंदी मीडियम के भी छात्रों को मिक्स करके लिख सकते हैं। हाँ, वह मिक्स करके तो लिख ही सकते हैं, ठीक। प्रश्न को भी वह हिंदी में जैसे प्रश्न आता है तो उनसे मेरा आग्रह होगा कि वह इंग्लिश में भी प्रश्न को पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है हिंदी समझ में न आए और इंग्लिश समझ में आ जाएगा, ठीक है। जहाँ तक सवाल बनाता है हिंदी मीडियम के छात्र तो वह इंग्लिश में ही सवाल बनाते हैं और निश्चिंत पूर्वक वह इंग्लिश में सवाल सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी मीडियम के भी छात्र। थ्योरी की जहाँ तक बात है तो थ्योरी वह हिंदी में लिखेंगे, जहाँ कहीं भी उनको लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, टर्म सब लिखने में, तो वह इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं, ठीक है। सावधानी इतनी रखनी है कि सुंदर सुलेख स्पष्ट लिखना चाहिए, कट कुट ज्यादा नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रश्न जो आंसर लिखते हैं तो इन आंसर में लिखावट का जो अक्षर का जो साइज है वह शुरू से लेकर के अंत तक एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कहीं बड़ा बड़ा लिख दिया, कहीं छोटा छोटा लिख दिया हड़बड़ी के चक्कर में। और अकाउंट के छात्रों को जिस सवाल में वर्किंग नोट जरूरी है तो वर्किंग नोट सवाल का एक हिस्सा होता है, इसीलिए वर्किंग नोट स्पष्ट रूप से दिखाएं। अगर आप वर्किंग नोट नहीं दिखाते हैं तो आपके अंक में कटौती होगी। सर उसके बाद ये तो सर आपने आंसर राइटिंग को लेकर के आपने बातें कही, लिखने के दौरान बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि एग्जाम से पहले कि बहुत सारे मार्केट में अफवाह उड़ती है कि फलाना भैया हमको कुछ प्रश्न भेजेंगे
चिल्लाना जो है सो भैया हमको कुछ प्रश्न भेजेंगे, उसमें ये एकदम आना ही आना है। और बच्चे गांव भर के बच्चे हैं, शहर के ही बच्चे हैं, पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, पहला अनुभव रहता है, उनका अपना मानना रहता है। हालांकि ये बात कोई प्रामाणिकता इसकी नहीं है, लेकिन सुनने को जो मिलता है ये होता है कि इतना खर्च हुआ तो थोड़ा बहुत करने के लिए अगर फलाना भैया हमको कुछ 10 क्वेश्चन या 10 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अगर मुहैया करा रहा है तो इसमें गलत क्या है। हालांकि ये फ्रॉड होता है उनके साथ, 10 वैसे ही कोई मॉडल सेट का उनके पास ऑब्जेक्टिव उठा के दे दिया जाता है, और बच्चे जब उसको लेकर के एग्जाम में 10 मिनट विलंब से पहुंचते हैं, उसका शिकार बन गए रहते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि मैं ठगा गया हूं। तो इससे बच्चे कैसे बचे? और ये सर आपके पास भी आज न कल ऐसा जरूर इस तरह की बातें सुनने को मिली होगी। देखिए, छात्रों को इस सब से बहुत ही बचना चाहिए, क्योंकि इस सब में सत्यता नहीं होती है। परीक्षा के समय में छात्रों के साथ ब्लैकमेल करने के लिए जो कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के जो सोच वाले व्यक्ति होते हैं, वह क्या करते हैं, बिहार बोर्ड में लगातार कुछ ऐसा प्रश्न है जो 3 बार 4 बार पूछा है, उसको वह सॉर्ट आउट करके एक पैटर्न बना लेते हैं और उसी को वह पैसा लेकर के वायरल कर देते हैं। ठीक है, उसका शुरुआत कहाँ से हुआ है उसका कोई पता नहीं रहता है, अतः उनका पैसा भी बुड़ जाता है, समय भी नष्ट हो जाता है, ध्यान भी भंग हो जाता है और परीक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम छात्रों को कहेंगे जो इन सब से काफी बचिए। ये सब वास्तव में कुछ भी नहीं है, इसमें कोई मतलब सच्चाई नहीं है। हाँ, साफ ही नहीं, उस समय रहना ही नहीं चाहिए। ये तो सर आपने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को लेकर के बहुत सारे मुद्दे पे बात हुई। दूसरी बात सर कि बच्चे उत्साह में कैसे रहें और अवसाद से कैसे बचें, जो एग्जाम समय का जो प्रेशर होता है खास करके, उसमें बच्चे कैसे बचें? बच्चे को हमेशा उत्साह में इसलिए होना चाहिए, उनको मन में हमेशा ये सोचना चाहिए जो परीक्षा का परिणाम मेरा बेहतर ही होगा। हमारी जो मतलब सरकार जो परीक्षा आयोजित करती है वह छात्रों के भविष्य के लिए करती है। ठीक है, और वह जो है जो एग्जाम का जो मार्क्स है वही जीवन का सच्चाई नहीं होती है और वही सफलता का प्रमाण पत्र नहीं होता है। ठीक है, माता पिता के वे इतने प्यारे और दुलारे हैं जिन पर उनका परिवार का भविष्य टिका हुआ है, अतः परीक्षा का परिणाम से ठीक उन्हें आहत नहीं होना चाहिए और हमेशा देखना चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर तैयारी करें। और अभिभावक को भी कहना चाहेंगे जो दबाव साफ ही नहीं बनाएं, क्योंकि सफलता के लिए सिर्फ एक इम्तिहान में अच्छा मार्क्स ले आना ही उसके जीवन की सफलता की बात नहीं है, लेकिन उन्हें अभी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, अपने मनोयोग से उन्हें उत्साहित रहना चाहिए, जो होगा वो बढ़िया होगा, संकल्प शक्ति विकसित करना चाहिए और डर तो साफ ही नहीं करना चाहिए। सर, अंतिम समय में मोबाइल से बच्चे कितना दूर रहें और बाहरी कनेक्टिविटी से कितना बचे और कितना घंटा अभी पढ़ना है, मतलब कितने आवर समय देना है? सबसे पहले तो उन्हें अब समर्पण, जितना ही समय है वह समर्पित हो जाए। जब उनमें समर्पण का भाव आ जाएगा, सामने में परीक्षा है, दिन रात वह समर्पित हो जाएंगे, तो मोबाइल सब छूट जाएगा उनको, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। घंटा पढ़ाई की, घंटा का कोई हम मेजरमेंट नहीं कहेंगे जो 4 घंटा या 5 घंटा जगह, वह दिन रात अब लग जाएं, क्योंकि जीवन का इतिहास का निर्माण होने वाला है। क्योंकि यह परीक्षा का अंक ही इनके जीवन में बार बार आएगा जो हम इंटरमीडिएट में इतना नंबर लाए। इसलिए प्रतियोगिता का युग है और इसमें धनात्मक सोच से खूब दिन रात डूब जाना चाहिए उन्हें। सर, कुछ कविताओं के माध्यम से, कुछ लाइनें के माध्यम से आप इसे। हम तो बराबर छात्रों को कहते हैं कि संकल्प शक्ति को विकसित करें। ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार से दोस्ती मत रखना यारों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। यह मधुबनी की धरती अपने आप में छात्र ने इसका इतिहास रचा है। हम लोग बराबर कहते हैं ढाल बदल जाती है
तलवार बदल जाती है। अब मधुबनी के छात्र अगर करवट लेते हैं तो इस देश की इतिहास बदल जाती है। सारे क्षेत्रों में जिस प्रकार से छात्रों ने अपना कर्तव्य दिखाया है, अब उनकी बारी आ गई है, उनको दिखाना है। बिल्कुल, तो ये सर के साथ हमारी बातचीत थी, कैसी लगी जरूर आप बताइएगा। लेकिन डेन न्यूज की तरफ से मैं भी कुछ कहना चाहूंगा कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही हो, कुछ हार नहीं मानूंगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा जब ये कहा गया था लोकसभा के पटल पर, लोकसभा के सदन में, तो काफी तालियां बजी थी और जो भी बच्चे थे, जो भी विद्यार्थी थे, जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने काफी सराहा था। विस्तार पूर्वक ऑब्जेक्टिव पे बात हुई, सब्जेक्टिव पे बात हुई और लॉन्ग क्वेश्चंस पे भी बात हुई। कहना सर का एक ही था कि बहुत सारे ऐसे विकल्प होते हैं, बहुत सारे प्रश्नों का आपके सामने में अंबार होता है, उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि मुझे बनाना कौन है। और जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो कॉपी में एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखे। जो आंसर राइटिंग के दौरान जो लेंथ होता है या जो ब्रेथ होती है उसमें डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, उसमें अनपैरेलल नहीं होना चाहिए। आप जब स्टार्टिंग में कुछ भी लिखते हैं तब से लेकर के लास्ट तक, एट द एंड ऑफ द मोमेंट, जो आपका लेंथ और ब्रेथ है कॉपी का, राइटिंग का, वो सेम होना चाहिए। उसके बाद अंत समय में मार्केट में बहुत सारी बातें अफवाह के रूप में आती है, उससे आपको बचना है क्योंकि समय बहुत कम है और अंतिम समय में समर्पण के साथ आप जरूर पढ़ें। ये साक्षात्कार कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। डेन न्यूज की खास पेशकश परीक्षा में चर्चा में आज हमारे साथ मधुबनी शहर के जाने माने कॉमर्स के शिक्षक पीसी झा सर थे। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ मैं नीतीश झा, मधुबनी से। देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।